बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं और खूबसूरत सी सुबह एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर भी निकल सकते हैं और घरों में भी मौजूद हो सकते हैं, जहां भी हैं। एक्सप्रेसो देख रहे हैं, मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। आज सुबह सुबह कोई पिज्जा हारा है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मतलब, लेकिन मैंने तो सुबह आपसे मुलाकात की है ना, शाम के बाद। कोई पिज्जा हारा है, कोई बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आ रहा है। लाहौर कलंदर्स जीत गए हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैंस दिल हारे हैं, हम कल पिज्जा हारे हैं। ये पिज्जा हारे और हम कोई कमाल हो गया कल, मतलब 179 का टारगेट और मुझे लग नहीं रहा था कि ये चेजेबल है। वही देखें जो फेंटी पड़ी है ना कल, बहुत मजा आया मुझे। I won't call it a फेंटी। It was a फेंटी। It was फेंटा। हाँ ठीक है। चलिए जनाब, आज के शो में आज हम पीएसएल के हवाले से तो बात करेंगे ही, लेकिन एक्सप्रेसो में चूंकि हम हर तरह का फ्लेवर रखते हैं, चाहे वो सियासत का हो, एंटरटेनमेंट का हो और कुछ आजकल। अच्छा, एक नई चीज अपने लिहाज से फिर आप कहेंगे सीरियस बात, थोड़ी सी सीरियस है। मौसम चेंज हो रहा है तो प्लीज सेहत का ख्याल रखें। फ्लू बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, बॉडी इचिंग। अगर आप खास तौर पे अंदर बाहर आते हैं, मसला ये है कि घर के अंदर रहेंगे तो गर्मी लगेगी, बाहर निकलेंगे तो अजीब मौसम होगा। पंखा चलाएंगे तो सर्दी लगेगी, अगर आप ब्लैंकेट लेंगे तो आपको गर्मी लगेगी। इसी कश्मकश का पूरा मेरे ख्याल से मतलब ज़हन तैयार नहीं हो पाता कि सर्दी है कि गर्मी है। तो बेसिकली बिग स्टे, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खास तौर पे इस तब्दीली वाले मौसम में। और जो लोग एंटी एलर्जी लेते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ज्यादा ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल, और अपने ख्याल तो रखना ही है, लेकिन साथ साथ हमारा शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हम तो आपके साथ सुबह शाम होते हैं। लेकिन स्टिल वी मेक श्योर कि आप एंटरटेन रहें और आप अवेयर रहें तमाम तर खबरों के हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले एक्सप्रेसो का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे आज की हेडलाइन। डस्का इलेक्शन, वजीर आजम ने ऑपोजिशन का चैलेंज कबूल कर लिया। पीटीआई उम्मीदवार को 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग की दरख्वास्त की हिदायत। रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल, डीजीआई एसपीआर ने अजीम कुर्बानियों से हासिल की जाने वाली कामयाबियों की दास्तान अवाम के सामने रख दी। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की। पालतू कुत्ते की याद में शेल्टर होम बनाने वाली ज़ूफ़शां से करवाएंगे मुलाकात आज एक्सप्रेसो में। साहिब इल्म की जाहलियत क्या है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी, आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स एक दूसरे से टकराएंगे। मुतअद्दिद ड्रामों को लाजवाल शोहरत बख्शने वाले सीनियर अदाकार फारूक ज़मीर को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले हम बात करते हैं सियासत की आज की बड़ी खबर में। जिक्र है सियासत का और सबसे ज्यादा गर्म जिक्र है डस्का इलेक्शन का। तो एनए 75 का मार्का किसने जीता, इस हवाले से सूरत हाल जो की तू बरकरार है। गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लफ्जी जंग इस वक्त उरूज पर है और एक दूसरे पर धांधली के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। उधर 20 पोलिंग स्टेशन के नताज में रद्दोबदल और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मुबैना अगवा के हवाले से DRO और RO की तहकीकाती रिपोर्ट्स कमीशन को भिजवा दी गई और इस मुतालिक आज इलेक्शन कमीशन का आम इजलास भी है। आज ही इसका आदमी फैसला आने का इम्कान भी है। लेकिन इस सारे अमल में जो सबसे अहम बात है वो इमरान खान की ट्वीट है। छक्का मारा कल इमरान खान, उन्होंने कहा जी 20 हलकों पे 20 पोलिंग स्टेशन पे आपको शक है, इलेक्शन दोबारा करवा लें और अपने कैंडिडेट को कहा कि आप एप्लीकेशन दे दें। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से हल्का NA 75 पर इजलास की कार्रवाई ओपन रखने का मुतालबा कर दिया है, जबकि डस्का इलेक्शन के तनाज़े पर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पेशरफ सामने आई है। जैसे हमने आपको बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में हल्का NA 75 में 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के लिए PTI उम्मीदवार को ऑपोजिशन का चैलेंज कबूल करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने पेशावर का भी दौरा किया और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली से मुलाकात की और सेनेट इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की हिदायत करते हुए 2 टोक अल्फाज में वाजे किया है कि हमने हमेशा शफाफ इलेक्शन जदोजहद की है, जो रुकन अपना वोट बेचना चाहता है वो पार्टी से निकल जाए। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने मुलाकात में 14 अरकान कौमी असम्बली और 6 अरकान सूबाई असम्बली गैर हाजिर भी रहे। तो वजीर आजम को पता तो लग जाना चाहिए कि कौन बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता है। यहाँ पे काबिल जिक्र है वो वीडियो जो अब से कुछ दिन पहले आई थी, जिसमें मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के मेंबरान को, जिसमें से एक सिटिंग उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर भी थे, उनको बहुत ढेर सारे पैसे लेते हुए दिखाया गया था। मामला सेनेट इलेक्शन का। ताहम अब ये बताया गया कि गैर हाजिर अरकान जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात और मसरूफियात की बिना पर शरीक नहीं हो सके। अगर वजूहात मुख्तलिफ भी हैं तो तादाद बहुत बड़ी है।
2, 4, 5 लोगों की हद तक समझ आता है, लगता है कोई ग्रुप है जो कि नाला है। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। अच्छा भी हमारा राब्ता नहीं हुआ उनसे, कोशिश करेंगे उनसे ज़रा राब्ता हो तो उनसे हम बात करें और उनसे हम पूछें कि वो इस मामले पर क्या राय रखते हैं। दूसरी जानिब यही हमारी आज की एक्सप्रेस की हेडलाइन भी है, वज़ीर आज़म से मुलाकात में 20 अरकान असेंबली गैर हाजिर रहे, सेंट्रल इलेक्शन पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, डस्का के 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब करा ले, ये हमारी आज की हेडलाइन भी है। और दूसरी जानिब गवर्नर हाउस पेशावर में जो इजलास हुआ, इसमें जैसा कि हमने आपको बताया गैर हाजिर अरकान के अंदर 14 MNAs और 6 MPs। अब्बासी साहब से राब्ता हमारा हो गया है, सो जरा पार्टी का मौक़िफ़ ले लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब वेलकम, क्या हाल है, सुबह खैर। जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किधर गए आपके 20 लोग, पहले ही कहीं गायब तो नहीं हो गए, ये क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए वो 20 लोग हमारे नहीं थे, इलेक्शन कमीशन के थे। अगर आप उनकी बात करें, मैं सवाल पता नहीं पूरा सुन नहीं सका। ये जो नहीं, मैं जो कल वजीर आजम का इजलास हुआ ना, पेशावर गए थे, हम उस इजलास जो आपके 14 MPs और 6 MNAs गैर हाजिर थे वहां पे, उस हवाले से पूछ रहे हैं आपसे, सेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल नहीं सुन सका जी। पहली बात ये कि मैं आपको ये बताऊं कि इतनी क्या सराहियां होती हैं, कल जहां जहां पे खाने हुए वहां के बारे में क्या सराहियां हुई कि जी शायद कोई MNAs MPs आगे पीछे। PTI अल्लाह के फजल से सारे MNAs MPs इकट्ठे भी हैं और इंशाअल्लाह आपको ये 3 मार्च को पता चलेगा कि गवर्नमेंट के पास क्या ताकत है और कितनी बड़ी अखलाकी ताकत से हम इंशाअल्लाह सेनेट के इलेक्शन में आपको सामने नजर आएंगे। ठीक होगा। सदाकत अब्बासी साहब, वजीर आजम ने कहा है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन है उन पर रीपोलिंग करा ली जाए, दरख्वास्त दे दी जाए, तो क्या उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हैं वो दरख्वास्त देंगे इलेक्शन कमीशन में? देखिए इमरान खान हमेशा शफाफियत के कायल हैं और किसी किस्म की भी वो अनफेयर मीन्स के साथ कोई इलेक्शन या कोई भी, कभी क्रिकेट की हिस्ट्री भी आप देख लें कि अगर किसी दफ़ा माजी में किसी बैट्समैन ने आउट होके ये अगर कहा है कि जी मैं आउट नहीं हुआ तो उसको दोबारा खिला दिया। इसलिए अपोजिशन के बावजूद पे इमरान खान साहब ने कहा अपने कैंडिडेट को कि वो 20 में दोबारा रीपोलिंग करा ले और बिल्कुल उस पर एतराज़ आया है और बहुत सारे शुबात पैदा हुए, इसलिए वज़ीर आज़म ने इसकी इजाज़त दे दी है कि आप लेकिन सदाकत भाई, वजीर आजम ने अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी भी कोई मैच हार के ये नहीं कहा कि धांधली हुई है, सियासत में उन्होंने कहा। तो सियासत और क्रिकेट थोड़ी मुख्तलिफ है, नहीं लगता आप? नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर अंपायरिंग ठीक नहीं हुई तो वज़ीर आज़म ने शोर शराबा किया कि अंपायरिंग ठीक नहीं है। तो दुनिया को न्यूट्रल अंपायरिंग दिखाने वाले ही इमरान खान वज़ीर आज़म साहब हैं, जिन्होंने पहले दफ़ा खुद न्यूट्रल अंपायरिंग इंट्रोड्यूस करवाए। तो वो एक शफाफियत है, मैच जीतना हारना मैटर नहीं करता। ठीक, चले अच्छा दोनों सिस्टम पे एतबार होना चाहिए। ठीक है, चले डस्का के हवाले से भी बात हो ही रही है, कर लेंगे, लेकिन सेनेट के बारे में एक बार फिर, चूंकि एक तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से भी और आज लीग नून की जानिब से भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी बड़े अखबार में, ये लिखा हुआ था, इन दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था NA 75 के हवाले से। इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों जमातें मुख्तलिफ इल्जामात जो एस्टैब्लिशमेंट पे लगाती रही हैं उससे खुद को मुबर्रा कर रही हैं, अपने मामलात बेहतर कर रही हैं। दूसरी जानिब आप हमेशा ये कहते हैं कि आप और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है, जिसका क्रेडिट आप लेते भी और नजर भी आता है समहाउ मुख्तलिफ औकात के अंदर। तो अब ये जो विफाक के अंदर इंतखाब है गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का, इस पे आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है इस वक्त? आप मुतमईन हैं इस पोजीशन को लेकर या आपके लिए खतरे की घंटी मौजूद है गिलानी साहब की सूरत में? देखिए पहले तो आपने कहा कि हमने कहीं कहा कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, तो वो जाहिर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा होती है और वो हुकूमत की जो भी हुकूमत की तरफ से उनको आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां मिलती हैं वो अदा करते हैं। इसीलिए हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे एक पेज पे, इसको सियासी पैराए में लेना कि अपोजिशन कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात अच्छे या बुरे हैं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी और PMLN और ये PDM है, ये एक दिन तो कहती है कि जी सब बुराइयों की जड़ एस्टैब्लिशमेंट है। जैसे मियां शरीफ कहते थे कि जी 2018 में जो धांधली हुई है, जो बकौल धांधली हुई है, उसमें 2 शख्सियात जिम्मेदार हैं, वो बाकायदा नाम लेके कहते थे। लेकिन 2019 में उनकी जब एक्सटेंशन आती है तो वो कहते हैं ये सही है और फिर दरमियान 8 महीने चुप रहते हैं, खुफिया मिलते हैं। जब उनको कोई किसी अनारों से इनकार होता है तो वो कहते हैं नहीं, फिर 2020 में कहते हैं कि वही जिम्मेदार है। जबकि PTI का एक स्टैंड है कि इदारे अपने अपने हदूद में रह के काम कर रहे हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के साथ है। ठीक है, जहाँ तक बात है
गिलानी साहब के बयान का, तो गिलानी साहब कभी उधर की मार के कभी उधर की मार के अपने जो उनके कमजोर ईमान एमएनएज एमपीएस हैं उनको शायद पक्का करना चाह रहे होंगे, इस तरह के बयान देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। सदाकत अब्बासी साहब, ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। अब क्या पीटीएम की जीत तो वाज़े सामने आई है हमारे सामने, क्या हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज है? देखिए, पीटीआई का जो वोटर है, आप सबसे पहले तो सिंध की बात करें तो पीटीआई का वोटर जो है वो हमेशा बड़ी तब्दीली के लिए और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और शायद सूबाई हुकूमतों के लिए निकलता है। जो सिंध में इलेक्शन हुए वहाँ पे स्टैब्लिश गवर्नमेंट है, कोई तब्दीली आनी नहीं है और वो आपको पता है हुकूमत हमेशा जो ज़िमनी इलेक्शन है वो हुकूमत के होते हैं। यहाँ पे भी अगर वजीराबाद में नून लीग जीती है तो वो उनका हल्का था, मार्जिन देख लें 40,000 से आगे 3,000 में कम है तो पीटीआई की हम इसको विक्ट्री समझते हैं। दस्ता भी हम समझते हैं कि हम जीत गए, चले वो इलेक्शन रिजल्ट रुक गया। आपको लगता है कि आपका वोट बैंक बेहतर हुआ पहले से? नौशेरा वाला बल्कि हम हारे और उसकी बातें आपको सामने हमारी पार्टी के अंदर रिफ्ट थी, उसकी वजह से इनसाइड फाइट थी। अदरवाइज हम कुरम भी जीत गए जो जेयूआई से थी, ये दस्ता वाली भी हम जीत गए जो नून लीग से थी, एक हमने सीट आ दिया वो थी नून लीग की। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। अच्छा, हम सारे इस सियासी लड़ाई के अंदर ना एक चीज जो मुसलसल भूल जाते हैं, सियासतदान भी और शायद हम मीडिया भी कुछ हद तक आपकी उस कशमकश की वजह से, वो अवामी इंटरेस्ट है, वो अवाम की बुनियादी काम है। आप सभी लोग अवामी नुमाइंदे हैं और हम पे भी अवाम की एक जिम्मेदारी है कि हम उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखें या आगे पहुंचाएं। अवामी मसाइल को लेकर इस वक्त आप बीइंग नेशनल असेंबली, आपकी हुकूमत क्या सोच रही है? पिछले दिनों में एमएनएस को फंड्स देने का भी मामला था, आप लोग पहले नालाम भी रहे कि आप हल्के के काम नहीं करवा पा रहे, तो बेसिकली इस वक्त कहाँ स्टैंड करें आप बीइंग मेंबर नेशनल असेंबली? किस हद तक आप अपने हल्के के आप सब लोग काम करवा रहे हैं और ये प्रोसेस किस हद तक शुरू हुआ है? देखिए, एक तो ये है कि ओवरऑल मुल्क की तरक्की है, वो तो हम समझते हैं कि जितने बुरे हालात मईशत के थे, 20-20 अरब डॉलर के रिकॉर्ड खसारों को हमने कम करके चीज़ों को ठीक कर लिया। करेंसी की जो एक बहुत बड़ी डिक्लाइन थी, यानी हमारा रुपया गिर रहा था, उसको हमने रोक दिया। स्टॉक मार्केट ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ गया, टेक्सटाइल बढ़ गया, ये तो चीज़ें सारी ठीक होगी। मुल्की सतह पे इनका भी एक इम्पैक्ट होता है। रही बात के हल्कों के तरक्याती कामों के हवाले से, यार पूरे मुल्क में एक बल्दियाती सेटअप था जो कोरोना की वजह से और दीगर वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके, तो जो दूर दराज के इलाकों में, इवन शहरों में, देहातों में जो गलियों के या नालियों के या छोटे मोटे जो तरक्याती काम है, छोटे रास्ते हैं, पीने के साफ पानी है, जाहिर है वो हम वेट तो नहीं कर सकते कि 5 साल के बाद कराएंगे। उसके लिए एक एमएनएस की डिमांड थी कि हमें तरक्याती के किसी तरह से तरक्याती काम दिए जाएं। वो हुकूमत सोच ली कि किस तरह देना है, क्या हो कि आइन और कानून के अंदर रह के जो बल्दियाती इदारों के एब्सेंस की वजह से जो ये मामला रह गया, उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है और वो उस पर एक वावेला बचा था और मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें अभी सेनेट इलेक्शन के बाद मजीद वादे हो जाएंगी। ओवरऑल हम समझ रहे हैं कि मुल्क में एक मुआशी बुरहान से निकल के आप ये कह रहे हैं कि अभी मैकेनिज्म बन रहा है, इस पर सेनेट के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। ठीक है, सदाकत अब्बासी साहब हमें अलग सुबह ज्वाइन करने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चीज़ देर नज़र नहीं है, जो रहनी चाहिए, वो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं जो हल्कों की सतह पर, इवन यूनियन काउंसिल्स और गाँव की सतह पर होते हैं, वो नहीं हो रहे, उनका होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब कुछ चलता ही रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। अवाम के मसाइल का हल होना चाहिए। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियों की। तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। DGI-SPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने प्रेस ब्रीफिंग दी और शहादतों, दुआओं, आंसू और अजीम कुर्बानियों से हासिल की गई कामयाबियों की दास्तान से आगाह किया। उन्होंने बताया कि टेररिज्म से टूरिज्म का सफर इंतहाई कठिन और सब्र आजमा रहा। बिल्कुल, और 4 सालों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी और तकरीबन 4 लाख इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि 34,000, सिंध में तकरीबन 1.5 लाख, बलूचिस्तान में इसी तरीके से 80,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 92,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 750 किलोमीटर पर रियासत की रिट बहाल की गई। 353 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DGI-SPR ने मजीद इन डिटेल्स बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के बायस खुदकुश हमलों में 97%, जबकि कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में 95% कमी हुई। मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि आज खेल के मैदान आबाद। बिल्कुल, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि
अगले माह यौम पाकिस्तान बहुत ही जोशो खरोश से मनाने का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि इस बार यौम पाकिस्तान का पैगाम एक कौम एक मंजिल होगा और भरपूर मिलिट्री परेड का भी इनेकाद किया जाएगा। यहाँ से बता दें कि पिछली दफा हमारी जो मिलिट्री परेड थी वो बिल्कुल एंड मोमेंट के ऊपर आके उसको कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू कोविड, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब डेफिनेटली कोविड एसओपीज के साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये मिलिट्री परेड का इनेकाद किया जाएगा। डीजीआईएसपीआर ने और भी कुछ बहुत बातें की और आपको मालूम है कि बड़ी कल तवील उनकी एक प्रेस टॉक थी और बड़ी अहम भी थी। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिफाई तज्जियाकार है, आप इनको जानते हैं, हमारे शोज में आते हैं। उनसे हम जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में खास तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं। बेग साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि कल ये जो मुख्तलिफ आला सतहों के ऊपर तबादलों वगैरह के हवाले से डीजीआईएसपीआर ने एक्सप्लेन किया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई उनको, और दूसरी बात ये कि जो चहमगोइयां जन्म लेती हैं इससे इदारों की साख के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं, इसमें जिम्मेदारी कितनी जरूरी है सारी सूरत हाल में। देखें, ये हम रियलाइज नहीं करते हैं कि मिलिट्री के अंदर अननेसेसरी स्पेकुलेशन और अंदाजे लगाना, इससे बहुत ज्यादा अफरा तफरी भी होती है और कमांड लेवल पे इसका बड़ा फर्क होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादा र्यूमर चल रही थी कि शायद जनरल आसिफ गफूर माइट कम डीजीआई से, जनरल जो डीजीआई से प्रेजेंट है जनरल अफेयर्स, उनको से चेंज किया जाएगा, जो कि अगर किया भी जाए तो इट्स अ रूटीन चेंज, क्योंकि फौज में सिविल की तरह नहीं होता। बिकॉज हमारे में 2 साल की पोस्टिंग होती है, 2 साल के बाद देन यू हैव टू चेंज। ठीक है, अगर आप स्टाफ में तो अपने कमांड पे जाना है, कमांड पे तो अपने स्टाफ इंस्ट्रक्शन में जाना है, तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसी जो होती है रिमोट मॉन्गनी को खत्म करना चाहिए और फौज का अपना एक तरीका कार है, उसके मुताबिक जी चीफ आर्मी स्टाफ इसको चेंज करते हैं और वो उनकी अथॉरिटी है और इसको इसी तरीके से चलने देना चाहिए। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि बड़े ब्रीफ अंदाज में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पाक फौज ने कामयाबियां हासिल की ऑपरेशंस में, किस तरह से देखते हैं, स्पेशली अगर हम ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से बात करें, 4 साल इसको मुकम्मल हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, एक याद रखें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी कुर्बानियां दी हैं और कितना प्रोफेशनल तरीके से इस ऑपरेशन को तकरीबन कंप्लीट किया है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और इसीलिए अब तमाम दुनिया अपने ऑफिसर्स को पाकिस्तान फौज के बाद भेजते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। इसका देखें पाकिस्तान का कितना नाम रोशन है। सेकंड देखें, रद्दुल फसाद स्टार्ट हुआ था लाहौर में, अगर आपको याद हो, चेरिंग क्रॉस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें एक डीआईजी और एक एसएसपी शहीद हुए। और उसके बाद हुआ ये कि जब आपने नॉर्थ वजिस्तान में, साउथ वजिस्तान में, सवात में ऑपरेशन कंप्लीट कर दिए तो वहां से जो ज्यादा लोग तो मारे गए, लेकिन कुछ दहशतगर्द जो हैं वो वहां से निकले और आपके शहरों में आबाद हो गए, छुप के बैठे और दोबारा रीऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया। इसके लिए ये ऑपरेशन किया गया। उधर आपने पार्ट टाइम ऑपरेशन किए, साथ ही साथ रद्दुल फसाद किए, ताकि इनको कहीं भी छुपने का ऑर्गेनाइज होने का मौका न मिले। और जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 97% पूरे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है और 1% जो है वो ज़ाहिर आपको पता है कि राव किस तरह इन्वॉल्व है। ये अफगानिस्तान में एक नए दाइश को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पैसा तो खर्च करते हैं, तरीके तालिबान को साथ उन्हें मिलाया हुआ है। तो ये मसाइल है। अदरवाइज पाकिस्तान इस वक्त बहुत अमन पसंद है और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ हमने अब कदम उठा लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब मुल्क में बहुत हालात बेहतर होंगे, टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट एक बहुत बड़े एम्बेसडर होते हैं कि दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। बिल्कुल सही है। एक तो इंटरनल चैलेंजेस जो हमारी सारी सिक्योरिटी सूरत हाल में हमें रहे, क्या लगता है बतौर दिफाई तज्जियाकार अब हम उन इंटरनल चैलेंजेस से कोप अप कर चुके हैं, किस हद तक कर चुके हैं? और दूसरा ये कि चैलेंजेस बैरूनी भी हैं अंदरूनी भी हैं, लेकिन अंदरूनी चैलेंजेस भी बैरूनी चैलेंजेस से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। जैसे हम टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान को इसका बहुत सामना रहा, इस पर भी हमने बड़े इक़दाम किए। तो अब हम कह सकते हैं कि इंटरनली काफी हद तक हमने अपनी सूरत हाल को संभाल लिया है या चैलेंज बदस्तूर उतना ही बड़ा है? भाई साहब देखें, पाकिस्तान इज अंडर हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर का पाकिस्तान में बहुत सख्त अटैक हुआ है और इसमें हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक सुना होगा EU डिसइंफो लैब जो है वो इतना इन्वॉल्व है उसके अंदर, और उसके साथ साथ जो वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, बलूचिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन हमारे अनहिडन सोल्जर्स जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यकीन करें वो इतनी अच्छा काम कर रहे हैं कि कई बहुत ज्यादा इंसिडेंट होने से पहले वो नेट ब्रेक करके पकड़ लेते हैं।
लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वजह ये है कि सीपैक हमारा एक ऐसा मंसूबा है जो हमें इकोनॉमिक तरक्की की तरफ लेके जाएगा। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे, इसलिए ये सारे अटैक पाकिस्तान पे हैं। लेकिन इंशाल्लाह वी विल फाइट एज अ नेशन, वी आर फाइटिंग। अच्छा बघेरी साहब, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू जाते जाते हम जरूर जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर जो हसास मामलात हैं कौमी सलामती से मुतल्लिक, उन पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उस बात का उन्होंने बहुत खुलकर जिक्र भी किया। क्या हुकूमत को सोशल मीडिया पॉलिसीज या इस हवाले से बहुत लगाम डालने की जरूरत है कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कौमी इदारों के खिलाफ? देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और ये हाइब्रिड वॉर का बहुत इम्पोर्टेंट ये एक पिलर है। इसलिए इस पे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर बहुत सख्त पॉलिसी निकालें और मॉनिटरिंग की जाए साइबर क्राइम के थ्रू, ताकि कहीं पर भी कोई भी जो मुल्की मफादात में काम करे, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करे या पाकिस्तान की पॉलिसीज को रिवाइव करने की जरूरत है और मॉनिटर करने की जरूरत है। शुक्रिया ब्रिगेड साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। कल हमने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो अहम बातें हुई थी उन पर डिस्कशन की। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब बात करेंगे अवामी मसाइल की। मुआशी अदादोशुमार तो बेहतर होने के बावजूद महंगाई की शरह रोज बरोज बढ़ रही है और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के हवाले से बात की जाए, चाहे वो खाने पीने की अशाएं, कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते में भी इजाफा देखने में आया है। यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो महंगाई की नई लहर आ चुकी है। खुर्दनी तेल हो, घी हो, दूध हो, शैम्पू हो, कई अशा की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बिल्कुल, और कुकिंग ऑयल का आपने जिक्र किया तो 45 रुपए तकरीबन, आपको तो वैसे अंदाजा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। और जबकि घी की फी किलो कीमत में तकरीबन 26 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में भी 5 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया है। बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को लेकर आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो मजीद चैलेंजिंग हो जाएगा। फिर LPG की कीमतों में भी इजाफा, ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया है। हुकूमत का ये दावा है कि मैक्रो लेवल के ऊपर जो आदाद शुमार है वो बेहतर हो रहे हैं और मईशत मुस्तहकम हो रही है। अवाम ने घबराना नहीं है, अवाम सब्र करें। सब्र का फल तो बहुत मीठा होता है, लेकिन वो फल पता नहीं उस दरख्त के साथ लग नहीं रहा है। गवर्नमेंट कह रही है सम्राट जल्दी पहुंचेंगे और वो फल आते हैं अभी शायद रास्ते में। खैर, दूसरी जानिब FATF के इजलास की हमने कल भी बात की थी, वर्चुअल इजलास जारी है। मुख्तलिफ जराए से आज कुछ अखबारों ने ये खबर छापी है कि शायद पाकिस्तान अभी इसकी ग्रे लिस्ट से ना निकल पाए। टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इकदामात हैं उनका जायजा लिया जा रहा है और इनसे मुतमईन होने की सूरत में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन खबरें ये आ रही कि शायद ये ना हो पाए। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, डजन इंट्रोडक्शन मारूफ नाम है पाकिस्तान की मईशत का। उनसे जरा पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या असिस्ट करेंगे सारी सूरत हाल को लेकर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बात हमेशा ही करते हैं और अब तो ऐसा लगता है कि रूटीन का हिस्सा ही है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव एंड पे देख लें। सबसे पहले हम फैटिफ की बात कर लें। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, तकरीबन 28 में से 27 में से 21 नुकात पे हमने पहले सेटिस्फाई किया, फिर अभी रिसेंटली भी हमने अपनी सबमिशंस की हैं जिनको बड़ा वेलकमिंग कहा जा रहा है। तो किस हद तक हम कामयाब हो पाए हैं और आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में हम या मे बी इसी इजलास के अंदर हम क्लियर कर पाएंगे स्टेटस को, रे को? देखिए, जहाँ तक एक्शंस का ताल्लुक है तो एक्शन से तो मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में अपने फाइनेंशियल लॉस को, प्रोसीजर्स को बहुत ज़्यादा ओवरऑल किया है। उसमें अगर कोई एम्बिग्विटी थी भी तो उसको दूर किया है ताकि किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है वो ना हो सके। तो अगर तो मेरिट पे इस वक्त फैसला किया जाता है, आज पाकिस्तान के उन एक्शंस को रिव्यू किया जा रहा होगा। अगर तो मेरिट पे फैसला होता है तो फिर तो हम ग्रेजुएट कर जाएंगे। लेकिन फैटअप जो है बदकिस्मती से बाकी बहुत से जो मल्टीलैटरल अदारे हैं उनकी तरह से ये टेक्निकल बॉडी नहीं रहा। जैसे IMF जो है वो प्योरली टेक्निकल बॉडी नहीं है, उसमें भी सियासत चलती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। यहाँ भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का अमल दखल है। तो मामला ये है कि हमें ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए 3 वोट चाहिए थे, तो वो 3 वोट पहले दिन से टर्की, मलेशिया और चाइना की शक्ल में हमारे साथ मौजूद थे। अब 39 मेंबर की इस बॉडी में हमें मजीद 9 वोट चाहिए कि हम ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आ सके। तो जब हम अपने सारे एक्शन प्रेजेंट कर देंगे तो 12 ममालिक की हमें हमायत चाहिए जो कि एंडोर्स करें कि जी पाकिस्तान ने वाकईतन बड़ा अच्छा काम किया और पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जा सकता है। तो वो एक प्योरली आपका अब डिप्लोमेटिक
लॉबी जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व होती है कि कितना हमारे खारजा जो ताल्लुकात हैं वो कितने बेहतर हैं, कौन कौन से ममालिक को हम मोबिलाइज कर पाएंगे या कर सकते हैं या कर चुके हैं। दो जो स्पैनर मैं देख रहा हूँ इस वक्त वो थोड़े से अनसर्टेनिटी का जो शिकार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो फ्रांस है और अमेरिका है। फ्रांस हुकूमत जो है जो पाकिस्तानी हुकूमत का एक और अवाम का एक बहुत बजा रद्द अमल था गुस्ताखाना खाकों पे, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब दिखाई देती है। स्पेशली जो पिछले दिनों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मादा हुआ फ्रांसीसी स्पीच को यहाँ से बाहर निकालने का, तो उस पर फ्रांसीसी हुकूमत जो है वो खासी डिस्टर्ब है और वो शायद इस इशू को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि TLP की फंडिंग कहाँ से आ रही है और ये जो है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और अमेरिका जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है डैनियल पर मर्डर केस के जो मरकजी मुल्जिम है उमर शेख, उनकी बरीयत पे उस पर वो डिस्टर्ब है। तो ये दो ऐसे इशू होंगे जो कि चैलेंजिंग हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे बड़ा कलीदी सवाल है कि फैटफ जैसे इदारे भी भले कि वो सियासी हैं, आपने खुद भी कहा और हमें भी मालूम है कि उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मौजूद है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इदारे हैं, इनके प्रोग्राम्स भी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ही होते हैं ताकि मईशत को रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसकी खामियों को दूर किया जाए। हम 12 IMF के पास भी जा चुके हैं, हम पे फैटफ की तलवार भी लटकी रहती है, उसके बावजूद भी हम अपनी इकॉनमी को आज तक उस तरीके से रीस्ट्रक्चर नहीं कर पाए, ना ही बड़े पैमाने पे कोई इकदामात ले पाए हैं जिससे हम इस डायमेंशन को ठीक कर ले जो कि मुसलसल हमें डबोए रखती है और पाकिस्तान कर्जों से नहीं निकलता। कल भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि हमारे जो यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 45 ममालिक हैं, सबसे कम अब 0.few% हमारी एक्सपोर्ट्स वहां पे हैं और बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हम उसको टैप नहीं कर रहे। तो इस सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए क्या करें डॉक्टर साहब ताकि हमारी डायरेक्शन ठीक हो और इसके रिजल्ट्स आए? देखिए, पेंडेमिक के सीजन में मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा इसको एनालॉजी देता हूँ मेडिसिन की। IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, एक तो ये है कि जो आपने जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ इशारा किया वो तो हमें करनी ही करनी है। हम भले IMF प्रोग्राम में हो या ना हो, भले फैटअप की तलवार लटक रही हो या ना लटक रही हो, ये तो हमारे अपने लिए बहुत बेहतर था। ये तो एक्सरसाइज की तरह है कि जैसे हम कहते हैं जी सुबह की सैर करें और एक्सरसाइज करें। अब हमारे साथ हुआ ये कि IMF में जाते हैं, IMF हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देती है जस्ट लाइक एंटीबायोटिक, हम 2 डोजेज लेके उसके बाद उसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं और अगली दफा उससे ज्यादा हाई पोटेंसी पे जाना पड़ता है। तो अगर आप पिछले 22 जो प्रोग्राम है पाकिस्तान जिनमें एंगेज रहा है IMF के साथ, तो तकरीबन उसका एक जैसा ही था। वो बता रहे थे कि आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉसेस बहुत बढ़ रहे हैं, वो बता रहे थे आपका एनर्जी के लॉसेस बड़े अनसस्टेनेबल हो रहे हैं, वो बता रहे थे कि आपकी टैक्स टू GDP रेशो बेहतर होने वाली है वगैरह वगैरह। तो हम थोड़ी सी अधूरी खुराक इस्तेमाल करके उसके बाद दोबारा से अपनी पहली रूटीन पे आ जाते थे। और हमें मालूम है कि अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल या तो किसी डॉक्टर पर ट्रस्ट करें या ना करें, तो हमारी हालत ये होती है कि 2 कश्तियों में सवार होते हैं और उन 2 कश्तियों में सवार होने की वजह से ना तो हम उसके मुज़र असरात तो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके जो पॉजिटिव नताइज हासिल होना होते हैं वो संभव है नहीं मिलते, और इस दफा भी यही हो रहा है, उस तक पहुंचते ही नहीं है सब। अब चूंकि हम महंगाई को भी डिस्कस कर रहे थे, तो हम एक तरफ तो हुकूमती दावे सुनते रहते हैं कि माशी अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी आ रही है, मईशत मुस्तहकम हो रही है, लेकिन स्टिल महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कोई शक नहीं कि वो बेहतर हो रहे हैं। अगर आप पिछले साल की निस्बत इस साल की रेमिटेंसेस को देखें, इंपोर्ट्स और ये रेमिटेंसेस फाटक पे जो मामला था उन पे अमल करने की वजह से बेहतर हो रही है कि हुंडी और हवाला जो है उसको डिस्करेज किया जा रहा है। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को देखें, उसमें थोड़ी सी नॉमिनल सी बेहतरी आई है। इंपोर्ट्स जो हैं क्योंकि चीनी और गंदम ये इंपोर्ट हो रही हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो रही हैं, उसमें थोड़ी इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी करंट अकाउंट सरप्लस है। अब करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये है कि हुकूमत के पास ये कुशन मौजूद है कि खुदा न खास्ता अगर फर्दर कोई इंपोर्ट करना पड़ती है, खा वो वीट है या वो वैक्सीन है या कोई और चीज़ है, तो हुकूमत के पास इस वक्त डॉलर पड़े हैं। तो ये डॉलर्स का पड़े होना जो होता है ये एक हेल्दी इकोनॉमी का साइन होता है। अब इसको आप ट्रांसफर कैसे करते हैं निचले लेवल तक, तो वो जब आपके पास कुशन आ जाता है मैक्रो सतह पे, तो फिर आप उसको माइक्रो लेवल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वक्त जब IMF का प्रोग्राम दोबारा रिवाइव हो गया है तो महंगाई जो है वो तो बढ़ेगी। अब ये एक ट्रैक है। दूसरा ट्रैक जो है वो ये होगा
कि हुकूमत को अब टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, के ये बजाय मेरा बिल्कुल एंड पे वी हैव ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स, जवाब दे दीजिएगा। गर्मियां आ रही हैं, बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाना है, बिजली महंगी भी है और कम भी हो जाती है, हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम्स ही लाइन्स ही काम नहीं करती, ट्रिप कर जाता है कभी कभी पूरा मुल्क। तो हुकूमत इस चैलेंज को निमट पाएगी, ले पाएगी अपने ऊपर? हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी की कोशिश कर रही होगी और वो यकीनन कोशिश करेगी कि जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं उन तक ये बिजली का महंगा होना जो है वो अफेक्ट ना करे। लेकिन बाकी कंज्यूमर जो होंगे, अगर स्पेशली हम नेपरा को जो इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ऑटोनॉमी मिल जाती है, जो कि IMF की डिमांड है, और सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत का इससे शायद एक्सक्यूज नहीं रहेगा लेजिस्लेशन करने में, तो फिर बिजली महंगी होती हुई देख रहा हूँ। इम्कान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे मईशत हमें ओवरऑल सिचुएशन पे उन्होंने तजिया भी दिया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे अब कोरोना के हवाले बिल्कुल, और इससे पहले कि हम सिचुएशन आपको बताएं, बल्कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं आप तक पहुंचाना जरूरी है। इस वक्त कंफर्म केसेस पूरे मुल्क के अंदर जो अब तक आए हैं वो 5,73,384 हैं। एक्टिव केसेस 24,483। डेथ्स अब तक जो रिपोर्ट हुई हैं 12,658 और पिछले 24 घंटों में 41 अफराद इस मूजी मरज का शिकार हुए हैं, जबकि अब तक 5,36,243 अफराद रिकवर कर चुके हैं और पिछले 24 आवर्स के अंदर 752 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानिब हम बात करें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की, तो उन्होंने साइनोफार्म की पहली डोज लगवा ली है। उन्होंने ये वैक्सीन बतौर डॉक्टर लगवाई है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्च के पहले हफ्ते में ऑस्ट्राजेनेका की खुराकें मुल्क में आना शुरू हो जाएंगी और जून से पहले 17 मिलियन डोजेज आएंगी और मुल्क में 65 साल से ज़ायद के जो शहरी हैं उनके रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आपने अगर वैक्सीन लगवा भी ली है तब भी आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद एहतियात छोड़ दें। और मौजूदा वैक्सीन सेंटर की बात की जाए तो अभी ज्यादा बोझ नहीं है, लेकिन वैक्सीन सेंटर्स में आसानी से इजाफा भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मुआविन खुसूसी सेहत ने कहा कि वैक्सीन लगाने का सारा प्लान तैयार है और वैक्सीन के हवाले से जितनी भी अफवाहें वो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद मौजूद है, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बताइएगा कि ये जो अभी प्रोसीजर है, हम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के हवाले से बात करें, इनको वैक्सीन लगवाने का, इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है या कितने लोगों को लग चुकी है और कितना अभी प्रोसेस में है? जी देखिए, जिस तरह से हमने अपनी पॉपुलेशंस को प्रायोरिटाइज किया था और सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे। अब तक तकरीबन 98,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को लग चुकी है। पीछे हम देख रहे थे कि इसका थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स था, मगर कल के दिन में तकरीबन 13,000 वर्कर्स ने जो है वो वैक्सीन लगाई है, जिससे अब ये नजर आ रहा है कि ये प्रोसेस जो है अब ये फास्ट हो जाएगा। पहले जरा रिलक्टेंस थी, मगर अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जाहिर उनके कोलीग्स ने लगवाई है और वो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बिल्कुल दे आर फाइन, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। और तो अब लोगों में कॉन्फिडेंस, पहले भी उनकी पॉलिसी यही थी कि वेट एंड सी, हम कुछ थोड़े दिन वेट करके देखना चाहते हैं कि जिन हमारे कोलीग्स लगवा रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट है। तो आई थिंक अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है तो हो गई है और कल डॉक्टर फैसल के लगवाने से आई थिंक एक बहुत अच्छा मैसेज किया है कि जब हेल्थ मिनिस्टर खुद लगवा रहा है तो इससे बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि दिस वैक्सीन इज फुली सेफ। तो कल के दिन तक जो है हमारे तकरीबन 1,000 टू बी वेरी प्रिसाइज कल तक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट हो चुके हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है, लग रहा है ऐसा। अच्छा, हमारे मुल्क में वैसे भी लोग परसेप्शंस के ऊपर बहुत जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको तो मालूम है, आप डॉक्टर भी हैं, क्योंकि हर छोटी बात को मगरिब की किसी साजिश से मासूम कर दिया जाता है कि ये काम नहीं करवाना, इसमें तो ये यहूदी साजिश हो सकती है, ये मगरबी इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो इस माइंडसेट से निकलना बहुत जरूरी है, खासतौर पर कोविड के केसेस को लेकर, क्योंकि अगरचे पिछले 24 घंटों में 700-750 लोग रिपोर्ट हुए हैं एक्टिव केसेस को लेकर, लेकिन स्टिल खतरा है। जबकि हमारे हेल्थ वर्कर ज्यादा है, गवर्नमेंट उनके इन तहफ्फुज़ात को किस तरह से दूर करेगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से और जो लिस्ट उन्होंने फराहम की है उसके हिसाब से जो है हम उनको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। अभी तक उनके पास तकरीबन 1.5 लाख के डोजेस जो है वो उन तक पहुंच चुकी हैं, मगर वो खुद से आगे उन डोजेस को यूटिलाइज नहीं कर
क्योंकि अभी तक उनको इनमें से सिर्फ 25% डोजेस इस्तेमाल कर चुके हैं, 75% उनकी अभी भी पड़ी हुई है। तो वो जैसे जैसे इनको यूटिलाइज करते जाएंगे, इनकी रिक्वायरमेंट ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये एक कंसर्न उनका ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा हमेशा ये सवाल रहा है, मुख्तलिफ जो हुकूमती ओहदेदार, डॉक्टर फैसल से भी मेरी बात हुई, आपसे भी एक दो दफ़ा बल्कि मेरी बात इस हवाले से हुई, अपनी वैक्सीन डेवलप करने के लिए हमने कितनी रिसर्च किया? मुझे लगता है कि हम टोटली बाहर की वैक्सीन पे डिपेंडेंट हैं, अपने लिए हम कुछ नहीं कर रहे, और आने वाले वक्त के अंदर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई और पेंडेमिक अल्लाह ना करे आती है या ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, हम फिर बाहर ममालिक को देख रहे होंगे, और फिर बाहर ममालिक अमीर मुल्कों को पहले और हम जैसे गरीब मुल्कों को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। हम खुद क्या कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो बाहर से भी हम वैक्सीन लेकर आ रहे हैं, जो वैक्सीन हमें मिल रही है वो इस तरह से नहीं मिल रही। इस वक्त 130 कंट्रीज में अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई, और पाकिस्तान उन 65 कंट्रीज में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। तो इसके अंदर आप पाकिस्तान को क्रेडिट दें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्रेडिट दें, क्योंकि अगर हमें ये वैक्सीन मिल रही है तो उन्होंने हमारी कैपेबिलिटी देख के, हमारी प्रिपेयर्डनेस देख के, और हमारी जो निगोशिएशंस थी कि डे 1 से हम उनके साथ जिस तरीके से बातचीत हमारी चल रही थी, तो उसकी वजह से हमें मिली है, हमारी क्रेडिबिलिटी की वजह से मिली है। और वैक्सीन डेवलप करने की जो आप बात करें, आमतौर पे ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, 8 से 10 साल लगते हैं ठीक है वैक्सीन डेवलप करने में। तो ये इमरजेंसी यूज के लिए यूज के लिए अभी हमें करने की जरूरत है। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं इस बात से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाशीन हामिद, आप हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। और जो लेकिन आप वो चली गई डॉक्टर साहब, हमें 73 साल हो गए ना, हमें 10 साल तो नहीं हुए बने हुए, तो कम से कम अगर आज से 10 साल पहले शुरू कर देते, या कम से कम 3 साल हो चुके होते, 5 साल हो चुके होते, स्टिल मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है रिसर्च के हवाले से कि हम कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल ने भी कहा था होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी उस पर हम काम कर रहे हैं, इट नीड्स रिसोर्सेज एंड ऑल, पता नहीं कब होगा। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान टेलीविजन के कई ड्रामों को लाजवाल शोहरत बख्शने वाले सीनियर अदाकार फारूक ज़मीर की जिनको दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। बिल्कुल, और उनकी अदाकारी आपको याद होगा, अक्सर मुख्तलिफ ड्रामास के अंदर ये वालिद का किरदार अदा करते थे, या एक बहुत ही शरीफ आदमी जो कि माशरे में माशरती नाहवारियों का शिकार होता है। इनकी अदाकारी हकीकत के इंतहाई करीब थी, और चाहने वाले आज भी फारूक ज़मीर साहब की जो कमी है उसे महसूस करते हैं। हम अगर इनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो 1941 को फारूक ज़मीर साहब पैदा हुए, और अदाकारी से लगाव इन्हें, जो इनका एक शौक़ था, वो इन्हें शोबिस की दुनिया में ले आया। बतौर प्रोफेशनल एक्टर हमारे सामने आए और अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन को खूब महसूस किया। अदाकार फारूक ज़मीर की बात की जाए तो इनकी एक्टिंग जितनी शानदार थी, इनकी आवाज़ उतनी ही जानदार थी। इनका डायलॉग बोलने का अंदाज भी अपना ही एक कहले बहुत मुख्तलिफ था। हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि फारूक ज़मीर साहब का जो डायलॉग डिलीवरी का अंदाज था वो बड़ा मुनफरिद था। उन्होंने टीवी के सैकड़ों ड्रामों में काम किया। गुड़िया, कागज़ की नाव, खानदान शुगलिया और सुराग़े ज़िंदगी में उनकी अदाकारी को बड़ा सराहा गया। फारूक ज़मीर साहब की अदाकारी के कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे थे। ऐसे सैकड़ों ड्रामाज में काम किया, बहुत आला मंजब फनकार थे। आज उनकी बरसी है, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। इसी दुआ के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगला चूंकि हमारा सेगमेंट भी इससे रिलेटेड है, लाहौर से रिलेटेड है, तो मैंने कहा मैं जरा अरमला से इंटरव्यू कर लेता हूँ। ऑरेंज लाइन पे आपने किया सफर? नहीं, अभी ऐसे घेर भी किया है। मैं क्यों कहूं? ऑनियर आके बदल गया स्टैंड। तो आपने अच्छा, मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत शौक है जाने का। मैं अभी तक गया नहीं, मुझे पता चला कि बहुत अच्छा इंतजाम है उसका। आप अभी देखेंगे तो आपका और भी दिल करेगा। मेट्रो जब बस में मैं बैठा था तो तजुर्बा अच्छा नहीं था, क्योंकि खड़े होकर जाना पड़ा था। बसें कम है और लोग ज्यादा है, शायद ऑरेंज लाइन ट्रेन में ऐसा ना हो, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, अब ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले, हिना न्याज़ी गई है वहाँ पे मेरा पाकिस्तान के अंदर, और मेरा ये हमारा अच्छा बड़ा एसेट है लाहौर का। दिखाया उन्होंने कि किस तरह से ये चलती है और लोग क्या महसूस करते हैं इसके बारे में। सो देखते हैं मेरा पाकिस्तान में हिना न्याज़ी। और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपको लाहौर की सैर करवाऊंगी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में। ये एक ऐसा मंसूबा है जो बहुत सारी वजूहात की वजह से ताखीर का शिकार हुआ, लेकिन फाइनली
25 अक्टूबर 2020 में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और ये पाक चीन दोस्ती का एक मुंह बोलता सबूत है। आज हम ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि ये ट्रेन जो है कहां से कहां तक जाती है, कौन से स्टेशन से और कितने लोग एक टाइम इसमें सफर करते हैं। नाज़रीन, अगर आप लोगों के पास कोई बैग है, लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, अगर उनके पास कोई हैंड बैग है तो यहाँ पर पहले उनको अपना बैग रखना होगा और इस वॉक थ्रू मेटल गेट से गुजरना होगा जो सिक्योरिटी चेक के लिए है। यहाँ से आप अपना बैग कलेक्ट करेंगी। मेरे पास इस वक्त कोई हैंड बैग नहीं है तो मैं स्ट्रेट जाऊँगी यहाँ और टिकट परचेज करूँगी और बताऊँगी कि कितना ईजी, क्विक एंड कन्वीनियंट प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि मैंने अभी इस्लामतपुरा से अनारकली स्टेशन तक ट्रैवल करना है तो मुझे एक टिकट चाहिए, क्या कॉस्ट है उसकी? 40 रुपीज़। चलें, आप मुझे एक टिकट दे दें। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी कि ये बहुत ही क्यूट सा टोकन है। ये जो टोकन था ये मैंने स्कैन किया और अब मैं जाऊंगी, यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, लिफ्ट भी है। लिफ्ट से मैं जाऊंगी ऊपर और बताऊंगी कि ट्रेन में बैठ के कैसा फील होता है। हर स्टेशन पर ये स्टेशन अटेंडेंट्स भी मौजूद हैं जो लोगों को गाइड करते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टेशन एंड नेक्स्ट स्टेशन, या उन्होंने कौन सी ट्रेन लेनी है, कहाँ जाना है। जिस तरह एयरपोर्ट पे आपको एक प्रोफेशनल स्टाफ नज़र आता है, इसी तरह ये स्टेशन अटेंडेंट है यहाँ पर और ये लोगों को गाइड करते हैं। मुझे बताइएगा कि अब हमने किस डायरेक्शन में जाना है? इन दिस डायरेक्शन मैम। ऑल राइट। और इससे अगर हम फौरन, अभी हमारी ट्रेन आएगी, फौरन से ट्रेन में बैठ जाएंगे? यस यू कैन। ऑल राइट, नाइस, थैंक यू सो मच। वेलकम। And I have with me the station manager, Mr. Yang. Good morning, how are you? Good morning. Ni hao. 你好，谢谢。 Okay, tell me about your experience here in Pakistan. I feel very honored to be a part of the team in the Pakistan. So I am very happy to work in this Pakistan. We're really glad to know that. Okay, tell me that how many Chinese are working here for this project? We are almost 172 people in Okay. Lahore. Yeah. All right. So, Mr. Yang, what if there appears to be a problem in these trains? So, do you guys have proper trained staff or mechanics like Chinese mechanics here in Pakistan? So in this situation, in the Pakistan and the Chinese engineer and technical will together to resolve this issue. All right. Yes. And we are team will to resolve the issue in the work together. So, you guys are working as a team to solve all these issues? Yes, of course. All right, all right. Pak Chin Dosti, Bachin Dosi, Zindabad. Zindabad. Thank you. Thank you. Thank you so much. मेरे साथ इस वक्त डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं ट्रेन्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। ट्रेन आ चुकी है और हम जल्दी में हैं तो फौरन से हम अंदर जाएंगे। और हम लोग इस वक्त ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, बताया जा रहा है कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, कौन से स्टॉप से हम लोग बैठे हैं। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा कि रोजाना कितनी ट्रेन्स यहाँ से गुजरती हैं स्टेशन से? टोटल आप लोगों के पास ट्रेन्स की तादाद है कितनी? अच्छा, टोटल जो हमारे पास हैं वो 27 ट्रेनें हैं इस वक्त, और मंडे से लेके सैटरडे तक हम लोग 22 ट्रेनें यूज़ करते हैं। संडे को पैसेंजर थोड़े से नंबर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें 2 ट्रेनें हम और ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक टाइम में एक ट्रेन में कितने लोग सफ़र कर सकते हैं? एक टाइम में हमारी एक ट्रेन में हम 1000 बंदे को कैटर कर सकते हैं। एक ट्रेन में 1000? जी बिल्कुल। ओह, मुझे ये बताएं कि डेली टोटल मिला के जितनी भी ट्रेन उनमें कितने बंदे अप्रॉक्सीमेटली ट्रैवल करते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है, इसमें 2 तरह के हमने ना वर्किंग की हुई है। एक जैसे देखें, मंडे से लेके हमारा सैटरडे तक ऑलमोस्ट 70,000 लोग डेली सफ़र करते हैं और 70,000 लोग डेली ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त हम लोग पाकिस्तान में स्टेशन पे मौजूद हैं और हर स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है। जिसने बाहर जाना होता है वो जा सकता है, मतलब जिस स्टेशन पे आपने ड्रॉप होना है आप ड्रॉप हो सकते हैं। साथ साथ अनाउंसमेंट्स भी होती हैं। फिर यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो लिखा हुआ भी है
और वो साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सुबह ट्रेन कितने बजे निकलती है और रात कितने बजे तक ये ट्रेन चलती हैं? अच्छा, हमारे दोनों टर्मिनलों से एक ही टाइम पे सुबह 6:15 बजे बस ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है और रात 10 बजे दोनों तरफ से आखिरी ट्रेन निकलती है। मुझे ये बताएं कि लोगों का क्या फीडबैक है इस ट्रेन के बारे में? जी आप देख ही सकती हैं, बल्कि इस पे तो मैं आपको कहूँगा आप खुद लोगों से पूछें, लोगों की राय रहे। हमारी जो पूरा हमारा है कि हम पैसेंजर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग शालीमार गार्डन के स्टेशन पे रुके हुए। उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा कि ट्रेन की रनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है और ये ट्रैक कितने किलोमीटर का है? अच्छा, पहले तो ये चीज़ है कि ये पूरा जो ट्रैक है हमारा 26 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें ऑलमोस्ट जो हमारे पीक आवर्स होते हैं उसमें 4 मिनट और 20 सेकंड के बाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रेन पहुंचती है। उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर इस ट्रेन में कोई अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं और पुराने या पिछले स्टॉप पे रह जाते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो यहाँ पे कांटेक्ट किया जाए या किस तरह से फिर वो कोऑर्डिनेट करते हैं? अच्छा, इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा। ये होता है कि हमारे हर स्टेशन पे आपने जैसे देखा भी होगा कि हमारा स्टेशन का स्टाफ ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चे या कोई ऐसे वैसे हैं कि वो एक ट्रेन में बैठ गए हैं और उनके रिलेटिव या दूसरे वो पिछली ट्रेन में हैं तो स्टेशन से उसी वक्त बाहर निकल के वो हमारे अमले को बता देते हैं और हमारा अमला उसी वक्त ट्रेन में अनाउंसमेंट करवा देता है और हमारे स्टेशन के स्टाफ को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता है। और वो बच्चा हो तो उसको होल्ड कर लेते हैं और उसको नीचे हमारा ऑफिस है वहाँ पे बिठा के उसकी जो फैमिली की अगर तो उनका नंबर वगैरह उसे याद हो और उसे बता देते हैं कि आपका बच्चा इस स्टेशन पे है, आप आके ले जाएं और हम उसकी लुक आफ्टर करते हैं उतनी देर तक। उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा कि इस ट्रेन में ख़वातीन के लिए क्या सहूलियात हैं और माजूर लोगों की अगर बात की जाए तो उनके लिए स्पेसिफिकली क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि आप जब स्टेशन पे एंटर हुई हैं तो हमारे स्टेशन पे पहली चीज़ है 2 तरह की लिफ्टें इंस्टॉल हैं। देखिए सबसे पहले तो एक लिफ्ट जो है बिल्कुल हमने डेडिकेट की हुई है जो बुजुर्ग हजरात हैं और माजूर अफराद हैं। माजूर अफराद अपनी व्हील चेयर पे स्टेशन से एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद वो दूसरी लिफ्ट लेके डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। और प्लेटफॉर्म से भी आप ये देखें जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं हमारे बैक साइड पे ये एरिया डेडिकेटेड है माजूर अफराद के लिए। अगर आप उस पर देख सकते हैं ये साइन भी प्लेस है। हाँ जी बिल्कुल, ये व्हील चेयर सा जो है बिल्कुल तो इनकी व्हील चेयर की यहाँ तक एक्सेस है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारे कैबिन में हमने डेडिकेट सीट्स की हुई हैं जिस पे माजूर अफराद भी बैठ सकते हैं, जो कोई हैंडीकैप हैं वो भी बैठ सकते हैं और बच्चों और खवातीन के लिए प्रायोरिटी सीट्स भी अवेलेबल हैं। उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या कोरोना SOPs को यहाँ फॉलो करवाया जा रहा है? जी बहुत स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है और फॉलो भी करवाया जा रहा है। जैसा कि आपने नोट किया होगा कि जब जो भी मुसाफिर ट्रेन पे एंटर होता है उसको मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर वो मास्क नहीं पहनेगा तो ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द स्टेशन प्रीमिसेस। बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं, सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले लोगों को? अच्छा, नॉर्मली जब भी हमारा एक ट्रिप कंप्लीट होता है ना हमारे 2 टर्मिनल स्टेशन हैं, एक डेरा गुजरा जहाँ से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया और दूसरा है अली टाउन जहाँ पे हमारा ये जर्नी ख़त्म हुआ। दोनों अतराफ पे हमने प्रॉपरली अपने ट्रेन स्टाफ को खड़ा किया हुआ है। वो हर ट्रिप के बाद हर ट्रेन की सफाई करते हैं, उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करते हैं। ट्रेन हमारे पाकिस्तानियों की है और हमें अपने जो भी एसेट्स की है इसकी हिफाजत करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर उस्मान फॉर योर टाइम। हम यहाँ पे एक पैसेंजर से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या टेक है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान मुझे ये बताओ कि ऑरेंज लाइन बनने का, ये जो मेट्रो ट्रेन है इसके बनने का कितना फ़ायदा हुआ है आपको? इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह से, क्योंकि अगर यूँ देखें मुझे ठोकर जाना होता है। अच्छा। तो मैं नॉर्मली अगर UET से ठोकर जाता हूँ तो मुझे काफ़ी लंबा सफ़र पड़ता था और लोकल ट्रांसपोर्ट में 1 नहीं 2-3 चेंज करके जानी पड़ती थी। किराया है आपको मुनासिब लग रहा है? मेरे फॉर मी मेरे लिए मेरे ख्याल में 40 रुपये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऊबर से जाता हूँ तो 300-400 रुपये तो मेरा वैसे एक ड्राइव का लग जाता है। बिल्कुल। तो 40 रुपये में साफ़ सुथरा अगर सफ़र मुझे मिल रहा है तो मेरे ख्याल में मुझे अच्छा है, मुझे फॉर माई सेल्फ। इस वक्त ज़ेरे ज़मीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम महापारा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मेट्रो लाइन बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? हमें तो काफ़ी सहूलत हो गई है। हम अब ठोकर से आए हैं और डेरा गुजरा पे हमने आना था
और बड़ी सहूलत हमें तो लगी है, बहुत अच्छा हमें यहाँ का सफ़र लगा है ट्रेन का, काफ़ी आसानी हो गई है। टाइम सेफ हो जाता है। हाँ जी, टाइम से पहुँच जाते हैं। किराए के बारे में क्या कहेंगी, क्या मुनासिब है? सही है, मुनासिब है, इतने सफ़र के लिए तो सही है। जिनके बहुत करीब स्टेशन है वो उनके लिए ज़रा है मुश्किल है। और अब इस वक्त हम लोग अनारकली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारा सफर यहाँ तक ही था। हम बाहर जाते हैं और आपको अनारकली स्टेशन दिखाते हैं। Well, that's all for today. I'm sure मेरा पाकिस्तान का इस सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में सफर करके बहुत एंजॉय किया। आप लोग भी यहाँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आए एंड कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त जानवरों और परिंदों के हवाले से। हम कम करते हैं लेकिन ज़्यादा करनी चाहिए। जानवरों और परिंदों से मोहब्बत की हमारा जो मज़हब है दीन इस्लाम न सिर्फ इंसानों से मोहब्बत करने के हवाले से बताता है, सिखाता है, बल्कि बेज़बान जानवरों से भी नरमी करने का बर्ताव उतना ही कहता है और उनका ख्याल रखने की तलकीन करता है। हालांकि इस्लाम में तो दरख्तों का ख्याल रखने की भी तलकीन की गई है। कई ममालिक में जानवरों और परिंदों का बेहद ख्याल रखा जाता है और इनकी हिफाजत के लिए आम शहरी हुकूमत जान तक लड़ा देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये मामला है कि प्यार करना तो दरकिनार, उल्टा न सिर्फ उनको खाना नहीं खिलाया जाता, दरवाजे पर बैठे किसी भी जानवर को मारकर भगा दिया जाता है, आवारा कुत्तों को गोली के साथ बेरहमी से मार दिया जाता है। और आज तक हमारे साथ एक ऐसा ही अलमिया चलता आया है और अभी तक हो रहा है ऐसा। बिल्कुल। और जानवरों और परिंदों से मोहब्बत के हवाले से कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, जिनके पास इस तरह के पेट्स मौजूद होते हैं, जो ओवरऑल भी अगर हम आम जानवर परिंदों की भी बात करें तब भी लोग उनसे एक बहुत खास लगाव रखते हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, उन्होंने अपने ही एक कुत्ते के हवाले से जिसको मार दिया गया, उसी की याद में एक शेल्टर होम बना डाला जानवरों के लिए। तो उनसे आज हम बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे और उनके शेल्टर होम के हवाले जानेंगे। ज़ुल्फिशा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो ज़ुल्फिशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू गाइस? गुड गुड गुड। ज़ुल्फिशा ये बताएं सबसे पहले तो इस शेल्टर होम के हवाले से, क्योंकि अभी आप हमारे साथ डिस्कस भी करी थी कि आपके जो पालतू कुत्ता है उसको मार दिया गया था। सो आपने उसी के वजह से एक शेल्टर होम भी बनाया इनके लिए। इस स्टोरी की बेसिकली क्या बैकग्राउंड क्या है? स्टोरी बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होती है कि मुझे बचपन से एनिमल से बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी, तो मैं एनिमल्स को रेस्क्यू करती रहती थी एंड आई हैड अ पेट डॉग। मैंने उसको रेस्क्यू किया था बट शी बिकेम लाइक माई डॉटर। उसका नाम कीकी था एंड वो इतनी पैम्पर थी कि मेरे घर में स्पेसिफिकली उसके लिए स्टाफ था एंड पीपल यूज्ड टू बेबी सिट हर जब हम घर पे नहीं होते थे। एंड आप देखिए एक दिन स्ट्रीट डॉग थी, मैंने उसको अडॉप्ट किया ना। तो हुआ ये कि एक दिन वो प्ले डेट पे अपने एक और डॉग के साथ खेल रही थी पोर्च में, और वो एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड का डॉग था, किसी का डॉग था, वो आपस में फ्रेंड्स थे। कीकी वाज अ पाकिस्तानी डॉग। तो जो कलिंग स्क्वाड होती है, WCB और CBC वाले जो डॉग्स को गोलियां और जहर मारते हैं, उन्होंने मेरी डॉग को गोलियां मार दी एंड उसको नहीं मारी जो एक्सपेंसिव ब्रीड वाला डॉग था, मेरे डॉग को मार दी। हालांकि वो कॉलर्ड थी और उनको पता था वो मेरी पेट है, बट इट वाज देयर हेटेड टुवर्ड्स एनिमल्स। और नेबर्स ने बताया कि उन्होंने मल्टीपल शॉट्स कीकी को मारे और ना सिर्फ ये, वो तड़पती रही ज़मीन के ऊपर काफ़ी देर। तो आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस। मैं पुलिस के पास गई, दे यूज्ड टू लाफ। मैंने अपनी फैमिली भेजी, अपनी फैमिली के सारे मेल्स को भेजा, उनके लिए इट वाज अ वेरी स्टूपिड थिंग जो हम कर रहे थे। देन मैंने लॉयर्स के साथ रब्ता किया, हम लोगों ने पिटिशंस फाइल करने की कोशिश की कोर्ट में, एंड वी ट्राइड थिंग्स, बट वो कहीं सेंस नहीं मेक कर रहा था कि केस किस पे करेंगे आप। वो हुकूमत के एग्जैक्टली, और वो हुकूमत के अपने लोग थे, लाइक गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं जो गोलियां मारते, तो वो कहते आप केस किस पे करेंगे, आप उस्मान बाजार पे करेंगे कि उसने लॉ पास किया है। तो इट डिडंट मेक एनी सेंस। तो मैंने ऑनलाइन पिटिशंस भी होती हैं जो आप फाइल करते हैं, कीकी गॉट thousands of signatures in that, but nothing made any sense. तो I realized कि यहाँ justice नहीं है, तो फिर मैंने उसके लिए animals को help करना शुरू कर दिया। तो आपने एक shelter home बनाया? बिल्कुल, मैंने finally एक organization type एक cause setup किया जिसका नाम था JFK, which stands for Justice for Kiki, and now we're helping thousands of animals in her name. अच्छा, ये तो आप इंडिविजुअल एफर्ट करी हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बट कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं, लाइक मिलियंस ऑफ स्ट्रीट डॉग्स एंड कैट्स आर देयर, और
ऐसे ही या तो खुद मर जाते हैं या उनको मार दिया जाता है। तो आप क्या समझती हैं, ऐसे कौन सी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की सतह पे होने चाहिए जो कि हेल्प कर सकते हैं? आपकी सर्च तो होगी डेफिनेटली इसकी। गवर्नमेंट को जो है सबसे पहले तो कलिंग को बंद करना चाहिए। अगर हेल्थ वाइज और मेडिकली और बहुत सी और तरह ह्यूमेन अगर हम चीज़ों को देखें तो इट्स वेरी रॉन्ग कि आप गोलियां मारे और वो बेदर्दी से तड़पते हैं, एक शॉट में मरते भी नहीं है। और अगर आप रेबीज का खात्मा इस मुल्क से चाहते हैं, उसका हल कलिंग नहीं है, उसका हल है TNVR, विच इज ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। इसरान की आबादी पे भी कंट्रोल हो जाएगा, रेबीज भी खत्म हो जाएगी। पर जब तक आप गोलियां मारते रहेंगे आबादी पे कंट्रोल कैसे होगा? जब ये स्पे और न्यूटर हो जाएंगे तो ये बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे ना, तो आबादी ओवरऑल कम हो जाएगी। जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हो कि आप तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह का शेल्टर होम या एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अब हम इंटरनेशनल देखते हैं कि लोग पेट से या स्पेशली डॉग से एक बड़ी डिफरेंट एफिलिएशन होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ट्रेंड उस तरह से नहीं है। एक स्पेसिफिक क्लास है जिनके पास ये पेट्स होते हैं और जिनको पालते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से लोगों को एज ए इंडिविजुअल अवेयर करने के लिए किस तरह से काम होना चाहिए? इंडिविजुअल अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक द मेन टारगेट शुड बी आवर यूथ एंड किड्स, जो हमारी कंट्री को कल को जिन्होंने लेके चलना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्कूल्स और करिकुलम का पार्ट बना दें एनिमल राइट्स, उनका ट्रीटमेंट जब एक सब्जेक्ट होगा वो तो हर बच्चा पढ़ेगा। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करने की कोशिश करें एंड वी गोइंग टू सम स्कूल्स एंड इनफैक्ट आई हैव अ फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप जिसमें मैंने बच्चों के पास जाके उनको डेमो देना है कि व्हाट आर एनिमल्स, उनके राइट्स क्या होते हैं। तो आपके शेल्टर होम में सिर्फ डॉग्स हैं या आप और भी दीगर भी एनिमल्स को केटर कर रहे हो? नहीं, वहाँ पे डॉग्स, कैट्स और डोंकीज, वहाँ हर कोई है क्योंकि डोंकीज को लोग तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हाउ डू यू मैनेज दिस? तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल विद मी इन दिस कॉज नाउ, वी आर म्यूचुअली रनिंग इट। खाली मेरा इनपुट नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज पीपल हैव सीन माय जर्नी सिंस कीकी, सो यू नो इट वाज इजियर फॉर देम टू ट्रस्ट मी एंड वी कंबाइंड होके हम लोगों ने। कितने लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके साथ हैं और आप इस तरह से जो जितने भी एनिमल्स को केटर कर रहे हो? मेरे स्टाफ में तो इस वक्त हम 7 लोग हैं। ठीक है। और वैसे देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो हम मिलके इस शेल्टर अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ पीपल। या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है? ऑर्गेनाइजेशन कोई भी साथ नहीं है, जितने भी हैं वो एनिमल लवर्स ही हैं जो कि जिनको दर्द महसूस होता है, लाइक समबडी वुड स्पॉन्सर देयर। तो आप कैसे रेस्क्यू कैसे करते हो जानवरों को? हमारी जो भी मिल गया या स्पेशली आपका कोई नेटवर्क है जिसके? हमारा ऑनलाइन हमारे जितने पेजेस हैं वहाँ पे हमें रिपोर्ट हो जाता है कि एनिमल है, ये केस है, पिक्चर्स, वीडियो, सो वी ट्राई टू गो देयर और वी सेंड सम वॉलंटियर्स और हम उनको शेल्टर बनाते हैं। ऑनलाइन पेजेस चलाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल। बल्कि अब हमने रिसेंटली अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस भी ले ली, व्हिच इज यू नो द फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर एनिमल्स। इस तरह 1122 होता है इंसानों के लिए, तो मुझे हमेशा फील होता था कि जानवर तो पड़ा रहता है। और मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही फेस की जब एनिमल्स रिपोर्ट होते थे कि देयर वाज नो वे कि उनको कोई लेके आ सके या यू नो, सो आई मेड दिस एम्बुलेंस और वो पीछे से पूरी इक्विप्ड है विद ऑल फर्स्ट एड एंड एवरीथिंग फॉर डॉग्स एंड कैट्स। अच्छा, इसमें सबसे जो जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जानवर भी अगर इंसान नहीं है तो जानदार जरूर हैं। उनको दर्द भी होती है, उनको एहसास भी होता है। ये एहसास आम लोगों में कैसे पैदा किया जाए? क्योंकि हम अक्सर मिसाल देते हैं कि हम रास्ते में चलते चलते किसी कुत्ते को पत्थर मार देते हैं, किसी बिल्ली को मार देते हैं। हम एक कहना चाहिए एटीट्यूड ऑफ मर्सी नहीं रखते टू ऑल द एनिमल्स। ये एहसास कैसे लेके आ जाए सोसाइटी में? एहसास लाने का देखिए, इस घर में तो सबसे पहली जो स्कूलिंग इंसान की बच्चों की होती है वो तो माँ बाप ही कर सकते हैं। और अगर हम लोग अगर बड़ों की बात करें, अगर हम खाली अपने इस्लाम को, अपने दीन को और कुरान को प्रॉपरली स्टडी करने और अंडरस्टैंड करने, हम सब एनिमल क्रुएल्टी छोड़ देंगे। बिकॉज जगह जगह एक चूंटी से भी जब मोहब्बत हमारी नबी ने हमें सिखाई है तो कुत्ते तो बहुत बड़ी चीज़ है उसकी। तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म से उन तमाम एनिमल लवर्स को या जो भी आम पब्लिक को, बिकॉज मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल भी एज ए सोसाइटी भी हमें बहुत सारी चेंजेस लाने की जरूरत है टुवर्ड्स एनिमल को मैसेज देना चाहूँ तो कैमरा इज ऑल। मैं यही कहूँगी कि आप सब जो हैं अपने जो इर्द गिर्द के जानवर हैं, हर एनिमल को ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन लेके नहीं जा सकती, लेकिन ओवरऑल एक माशरे के तौर पे ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इर्द गिर्द के स्ट्रे एनिमल्स को केयर करें, उनकी हेल्थ का चेकअप रखें। बीमार है तो हमसे कांटेक्ट करें, फ्री में ट्रीट करेंगे। और आप अपने तौर पे ये कर सकते हैं, प्लीज उनको खाना दे दिया करें। बस दिस इज ऑल। बहुत खूबसूरत बात की है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस मॉर्निंग। और हम कोशिश करेंगे कि इस पे हम बात करते रहें ऑफ एंड ऑन अपने शोज के अंदर। गुड वर्क, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जेकेएफ की सरबराह ज़ूफिशा, इनकी आपने बातें सुनी, शी इज क्वाइट यंग और बहुत जबरदस्त इनके कंसर्न्स हैं जानवरों को लेकर और होने भी चाहिए। और
खास तौर पे सोशली हम सब के अंदर इसका एहसास होना चाहिए एज ऑफ सेट कि वो इंसान नहीं है लेकिन जानदार जरूर है, दर्द उनको भी होता है, एहसासात उनके भी होते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स, और कुछ नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनको खाना दे दें, यही कर दें, बहुत बड़ी नीति है। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे हम PSL 6 के सनसनीखेज मुकाबलों की। मेरी हंसी और खुशी का मकसद भी एक ही है। कल जी चौथा मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, जिसमें क्या हुआ इमरान? जिसमें बहुत शर्मनाक, तो शर्मनाक भी कह ही सकते हैं, वैसे खतरनाक भी कह सकते हैं, बड़ी बुरी शिकस्त हुई कल कोयटा ग्लैडिएटर्स को। चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेट से हरा दिया और टारगेट 179 का था। मतलब इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा मैच खैर नेशनल स्टेडियम में खेला गया और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 178 रन बनाए थे 6 विकेट्स के नुकसान पर, जबकि इसके जवाब में कलंदर्स ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर्स में कल के जो तबाही का कॉम्बिनेशन बना वो बना प्रोफेसर मोहम्मद हफीज का और फखर जमान का, जिन्होंने धुआंधार बैटिंग करते हुए 115 रन की पार्टनरशिप की और टीम को फतह से हमकदार किया। फखर जमान की बात कीजिए तो उन्होंने 52 बॉल्स पर 82 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया, जबकि मोहम्मद हफीज ने 33 गेंदों पर 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आज लीग का 5वां मैच मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। दोनों हारी हुई टीमें हैं, कोई बात नहीं, इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सलीम खालिक साहब, डेली एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे तो मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही थी और इमरान कोयटा ग्लैडिएटर्स को, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? मैं भी कोयटा को ही सपोर्ट कर रहा था, मजलूमों के साथ में। और कोयटा आजकल मजलूम बनी हुई है, हार रही है, सरफराज की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, कल आपने नोट किया होगा। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं आपको बात बताऊं, आप लोगों की जो ट्रांसमिशन चल रही है PSL की वो बड़ी अच्छी है। कल मैं स्टेडियम गया था तो खास तौर पे आप दोनों का लोगों ने जिक्र किया था कि जब आपकी बात हो तो कहिएगा, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, बहुत शुक्रिया जी। अब मैच के बारे में मैं बताऊं, आपने कल देखा होगा लिटरली हवाइयां उड़ रही थी सरफराज के चेहरे पे और साफ जाहिर था कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, अपने प्लेयर्स को बहुत डांट रहे थे। वो एक वक्त ऐसा भी आया कि मोइन खान ग्राउंड में आए, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर करके हारना, और जैसे कि आपने कहा, एक शर्मनाक शिकस्त ही कही जा सकती है। कोयटा की बॉलिंग बड़ी वीक लग रही है, स्पिनर्स पे उनका इन्हिसार रहा था। यूएई में तब तक परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन अब पाकिस्तान में स्पिनर्स को इतना पिचेस से मदद नहीं मिल रही, तो पेस अटैक गो के उनका अच्छा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा मैदान में। फिर आपने देखा कैचेस भी ड्रॉप करेंगे, जब इतना कुछ होगा तो फिर तो आप 200 रन करके भी हार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि आपने बॉलिंग का जिक्र कर दिया, अनवर अली, शिनवारी, सरफराज बहुत एग्रेसिव नजर आई। ये एग्रेशन राइट था उनका इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर? और एक मैं कमेंट्री सुन रहा था जिसमें रमीज ये बात कर रहे थे कि इस वक्त सरफराज बॉलर की गलती को बचाने वाली फील्ड सेट कर रहे हैं कि अगर बॉलर को गलती करे तो कौन सी फील्ड लगानी है। तो वो बतौर एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि आपको फील्ड ऐसी नहीं लगानी चाहिए कि बॉलर गलती करेगा, आपको आइडियलाइज करना चाहिए कि बॉलर लाइन पे बॉल करेगा और वहां पे आपको विकेट फील्डिंग प्लेस करनी चाहिए। तो कैप्टेंसी में फ्लॉज नजर आ रहे थे आपको सलीम खालिक साहब? देखिए, बॉलर्स जो थे वो अपने कैप्टन की बात नहीं मान रहे थे, जो उनको सरफराज समझाना चाह रहे थे वो उसके ऑपोजिट कर रहे थे। इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हुए सरफराज, और जैसे आपने भी नोट किया होगा गलतियां हो रही थी और उनको गुस्सा आ रहा था। और ऐसे में फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो बात मान ही नहीं रहे बॉलर्स मेरी, तो उन्होंने फिर ये सोचा होगा कि अब मुझे उनकी गलतियों को छुपाना चाहिए। इस चीज में जो रन्स बनते रहे, फिर जो कैच वगैरह गिरे, एकदम से मैच उनके हाथ से निकल गया। कैच तो दोनों तरफ से गिरे थे, आपने देखा होगा क्रिस गेल को भी चांसेस मिले थे। क्रिस गेल को 2 मिले थे, शायद फखर को 1 मिला था। प्रोफेसर साहब को बहुत सारे चांसेस मिल गए। लेकिन उसके साथ साथ सलीम खालिक साहब, हम लाहौर कलंदर्स की अच्छी परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। हमने पिछले कई सीजन्स में देखा कि बिल्कुल टेम्पो नहीं बना था, लेकिन अब फॉर्चुनेटली पहला मैच भी जीते, अब दूसरा मैच भी जीते, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। कल हमने देखा मोहम्मद हफीज बड़ी अच्छी फॉर्म में हमें नजर आए और फखर जमान, उनकी पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी रही। सो क्या कहेंगे उस हवाले से? नो डाउट लाहौर कलंदर पहले हार के बिल्कुल एक उन्होंने सीख लिया हारने का तरीका। उन्होंने कहा बस अब हम जीतेंगे। पिछले सीजन से फॉर्म में आए, फाइनल खेले, इस बार भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। असल में उन लोगों ने यंग लड़कों के ऊपर इन्वेस्ट किया और यंग टैलेंट लेकर आए, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं,
और दिलबर हैं, ये सब लड़के वो लेकर आए, फिर वो अब सेट हो गए तो अब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी टीम की कारकर्दगी भी अच्छी सामने आ रही है। फखर जो है, फखर काफी अरसे से उनके साथ है, उनकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ा ऊंच नीच का शिकार थी, लेकिन कल बड़ी अच्छी उन्होंने इनिंग खेली। खालिद साहब, टाइम चूंकि बहुत कम है मेरे पास, मुख्तसरन आज के मैच के हवाले से ज़ल्बी वर्सेस सुल्तान क्या देख रहे हैं? 20 सेकंड्स में बताइए। देखिए, ज़ल्बी की टीम दबाव का शिकार है, जो कंट्रोवर्सीज उनके साथ हुई उसकी वजह से, और मुल्तान की भी, अभी मुल्तान की टीम में भी आप देखें तो ज्यादातर उमर रसीदा प्लेयर्स उनके पास बहुत है, उनके ऊपर बेस कर रहे हैं। दोनों टीमें ही हैं जो पहली फतह के अभी मुंतजर हैं, तो उनको जान लड़ा देंगे। देखते हैं कि क्या होता है। सलीम खालिद साहब, आप अभी तो हमारे साथ मौजूद हैं, शाम को ट्रांसमिशंस में भी आपका और हमारे साथ रहने वाले हैं, और आपके इंटरव्यूज तो हम देख कर एंजॉय कर रहे हैं cricketpark.com.pk पे। सो थैंक यू वेरी मच कि आप एक्सप्रेसो का भी हिस्सा बने। अगली कहानी भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी जो कि लाहौर कलंदर्स की जीत की सूरत में खत्म हुई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हर टीम ने 2-2 मैच खेले एक दूसरे के साथ, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। और शाम को जोश जगा दे, मत देखना भूलिएगा, 5 से 7 के बीच में हम आएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे वी हैव अनदर वेरी इंस्पायरिंग पाकिस्तान के जिला थर के इलाके मट्ठी से ताल्लुक रखने वाले नवी जमात के 14 साल तालिब इल्म रोहन कुमार की हम बात करेंगे, जिन्होंने 1 मिनट और 58 सेकंड में पीरियोडिक टेबल अरेंज करके देखने वालों को हैरान कर दिया। पाकिस्तान में नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में मुनक्कदा साइंस फेस्टिवल में 80 के करीब स्कूल्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें तालिब इल्म की जानिब से अपने मंसूबे पेश किए गए थे। इससे कबल अगर बात कीजिए तो पीरियोडिक टेबल को 2 मिनट 45 सेकंड्स में अरेंज किया गया था। तो रोहन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। रोहन, बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो आपको कि आपने 1 मिनट और 58 सेकंड में पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज कर डाला। कैसे कर डाला? मैंने तो याद किया था एलिमेंट पहले, और प्रैक्टिस करता रहा था, और फिर टाइम कम होता गया तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। अच्छा, तो बेसिकली आप जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करने की इरादे से नहीं कर रहे थे, आपने वैसे ही किया और रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। कितना अरसा प्रैक्टिस किया आपने, कितना अरसा इसको याद किया अमल को? 2 हफ्ते मुझे लगे थे याद करने में और प्रैक्टिस करने में। अच्छा, 2 हफ्ते में आपने किया। अच्छा, नॉर्मली इसके जो इसमें कह लें 8 पॉइंट टेबल्स होते हैं, तो किस तरह से इन ग्रुप्स को आपने सेट किया और फिर उनको याद करना और फिर अरेंज करना, बिकॉज इतने कम टाइम में मुझे तो नहीं लगता कि बड़ा मुश्किल होता है काम। जो एस और पी ब्लॉक जो ब्लॉक हैं, उनको मैंने ओरिजिनलिटी याद किया। अच्छा। जैसे याद करते हैं, और जो डी और एफ वाले हैं उनको मैंने होरिज़ोंटली याद किया था। और प्रैक्टिस तो मैं ऐसे करता रहता था, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये एलिमेंट यहाँ पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। तो बड़ी जबरदस्त, हमें तो याद ही नहीं होता था, केमिस्ट्री तो ऊपर से गुजर जाती थी। लेकिन आप कमाल है, बहुत ही जबरदस्त बात है। तो आगे भी केमिस्ट्री पढ़नी है रोहन, आगे केमिस्ट्री ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसका ऑब्वियसली बहुत सी तकरीबन सब कुछ बेस ही इसके ऊपर करता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आगे केमिस्ट्री भी पढ़नी है और मैथ्स भी पढ़नी है। मैथ्स भी पढ़ना है। तो क्या आप कोई एटॉमिक साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? आपको एटमी साइंसदान बनना है? जबरदस्त, एटमी साइंसदान बनना है उन्होंने। हाँ, मतलब उन्होंने क्या। थैंक यू वेरी मच रोहन, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप तरह से रिकॉर्ड्स ब्रेक करते रहे। और रुकना नहीं है, आगे जाना है, बिल्कुल बढ़ना है आगे। बिल्कुल, अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। और साहिबे इल्म की जाहिलियत क्या है, ये हम देखेंगे आज के माइंड मैटर्स में। लेकिन आपसे हमारी मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। अभी ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज एंड ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, मैंने कहीं पढ़ा कर्स ऑफ नॉलेज कर्स, ये दोनों जो है ना, ये कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स हैं। कर्स ऑफ नॉलेज ये है कि मैं आपको 2-3 चीज़ें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। ये बेसिकली अकली तासुब है, और अगर आप इसको समझ जाएं तो ये आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है या आपकी अपनी जो शख्सियत की जो एक, इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट है, उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है वंस अगर ये सही आपको समझ आ जाए। पहली बात जो है, 1-2 चीज़ों को मिसाल दूंगा। आप किसी गांव जाते हैं और या किसी बच्चे को देखते हैं कि वो अपनी दादी से मुखातिब है, या आप गांव के ही पर्सपेक्टिव में ले लें, कोई दादी है या दादा है, डेफिनेटली वो अंग्रेजी जुबान से वाकिफ नहीं है। और आप दादी को कहती, दादी आपके इंटरेस्ट क्या है, या दादी आप हेजिटेट क्यों कर रही हैं खाना खाने में, लाइक दैट।
ये जो फर्द है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है इंटरेस्ट और हेजिटेट, ये कहीं अज्यूम कर बैठा है कि दादी और उसका नॉलेज का जो बैकग्राउंड है वो सेम है, और दादी भी हेजिटेट के लफ्ज़ को समझती हैं और इंटरेस्ट के लफ्ज़ को समझती हैं। अब देखिए ना, ये और ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा चल, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपको बताऊँ। मैं गुनगुना रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं गुनगुनाता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं क्या गुनगुना रहा हूँ, तो आपको भी पता नहीं क्या गुनगुना रहे हैं, क्योंकि मेरी स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर बीट पे या प्रॉपर उसको सुर के साथ गुनगुना सकूं, ठीक है। तो मैं तो एक्चुअली वो जो सुर और बीट है, मैं उससे तो कहीं दूर हूँ, यानी मेरी स्किल इतनी कमजोर है जी। लेकिन गुमान मेरा ये है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये इतना परफेक्ट है, बेस्ट है, कि ये हिना को क्यों नहीं समझ आ रहा, ये हिना उसको गाने को क्यों नहीं पहुंच रही। ये जो फासला है, बहुत बड़ा फासला है ना, कि जहाँ पे मैं अपनी स्किल को बहुत आला लेवल पे परफेक्शनिस्ट अप्रोच आप रखते हैं इस चीज को, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। सो इसमें एक जो बुनियादी चीज़ है, जो गलत अजम्पशन होती है, गलत मफरूज़ा होता है, वो ये होता है कि आप कहीं ये समझ बैठते हैं कि आपका जो नॉलेज का जो बैकग्राउंड है वो सेम है, तो आप एहतियात नहीं करते कभी भी लैंग्वेज में, बोलने में। आप फर्ज कीजिए कि जो टीचर्स हैं, अगर एक टीचर जो है वो कर्स ऑफ नॉलेज का शिकार हो, तो इमेजिन कीजिए कि वो कैसी टीचर होगी, बहुत बुरी टीचर ना, क्योंकि उसने क्लासरूम में आते ही ऐसे जुमले कहने हैं, ऐसी चीज कहनी कि उसको, क्योंकि वो अज्यूम करके कहते हैं कि हमें पता है तो इनको ये तो पता ही होगा, यानी बच्चों का और उसका इल्मी बैकग्राउंड, इल्मी पस मंजर एक है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब है आबे गुम, उन्होंने भी कर्स ऑफ नॉलेज की एक बड़ा खूबसूरत, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और तरह से मिसाल दे देता हूँ। मसलन एक टीचर है, वो आता है और वो कहता है कि आप बच्चों को, तुम्हें क्या पता कि अलामा साहब क्या थे, और अलामा साहब का एक शेर है कि जो समझा तो मेरे शिकवे को रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। अब फिर वो टीचर खुद ही अगर झूम रहे हैं कि क्या क्या अलामा साहब ने क्या जबरदस्त कहने, और बच्चे ना तो रिजवान, ना पता है कि रिजवान कौन है, ना पता है कि ये क्या शिकवा है, किससे किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के ऊपर वो तासुर उनके चेहरे पे नहीं है कि वो समझ सकते हैं। तो मजीद अगर उस्ताद ने ये कह दिया कि अब तुमको क्या मालूम कि अलामा साहब ने यहाँ पे क्या कहा है, ये कर्स ऑफ नॉलेज है, ये जो डिस्टेंस है। और मैं ये समझता हूँ कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है ना, और टीचर्स की जो सिलेक्शन होती है, उसके अंदर इस चीज को हर सूरत शामिल होना चाहिए कि कोई टीचर गलती से इस तरह का शिकार, तो क्योंकि हमारा तो बेतहाशा टीचर्स हैं जो कि इस कर्स ऑफ नॉलेज के शिकार होते हैं, तो क्या ये इस कॉग्निटिव बायस या अकली तासुब का शिकार तो नहीं है, क्योंकि आगे आपकी पूरी नस्लों का सवाल है। तो आप कुछ वकार साहब, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, जब मैं कनेड में आई, मियां वाली से आई, और मैंने ओए लेवल्स नहीं किया था, तो जब मैं अपनी क्लास में आती थी तो टीचर्स ये माइंडसेट के साथ आती थी कि ओए लेवल्स में इन्होंने लिटरेचर में ये पढ़ा हुआ है, नोइंग द फैक्ट कि बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर, क्योंकि कनेड का हॉस्टल भी था, हॉस्टलाइट्स हैं, कोई कहाँ से आए हैं, कोई मैट्रिक करके आए हैं, एफएससी करके आए हैं, उनका ये बैकग्राउंड नहीं है। जो टर्म्स आप बताने की कोशिश कर रही हैं, वो बच्चों को तो उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता, और आप उस पर बेस्ड पूरा नॉवल जो है वो होमवर्क में दे रही है, कल करके आने। तो इस तरह के जो टीचर्स हैं, आई थिंक उनको भी अपने, स्पेसिफिकली मैं टीचर्स की बात करूंगी। और फिर एक थोड़ा सा फनी एक्सपीरियंस है कि अभी रिसेंटली मैं घर देख रही थी, तो एक आर्किटेक्ट से मैं मिली, तो मुझे कहते कि आपको स्पेनिश घर पसंद है या पता नहीं वन लाइनर घर पसंद है या स्ट्रेट लाइनर घर पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि पहले तो ये कोई बता दे कि ये स्पेनिश घर कौन से होते हैं। तो आई थिंक इस तरह से लोगों को थोड़ा सा, वो अपनी गुफ्तगू में एहतियात नहीं करते, ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते, और उसका बहुत सारे नुकसान होते हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर वो कर्ज ऑफ नॉलेज का शिकार हो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मिसाल दूं, इस तरह शायर हजरात होते हैं जी। आपको मालूम है कि जो शायर हजरात का सबसे बड़ा गिला ये होता है कि उनकी कदर नहीं की जा रही, उनकी शेर की कदर। आप देखें ना, ये जो शेर मैंने कह दिया, क्या तूफान छुपा है शेर के अंदर, लेकिन समझ नहीं आ रही कि लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो फिर इल्मी पस मंजर वो सेम समझते हैं, और वो समझते हैं जो हम फील कर रहे हैं या जो चीज़ हमें वो सबको उसी तरह फील होती है। सो कर्स ऑफ नॉलेज जो है ये बहुत ही एक बेसिक कॉग्निटिव बायस है, अकली तासुब है, और इस पे जो प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स जिनकी आगे टीचिंग या इस तरह की जिम्मेदारियां हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो सिलेक्शन जो तरीक़ाकार है उसके अंदर इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि कोई कर्स ऑफ नॉलेज का बंदा बीच में ना आ जाए। और सेकेंडली जो आखिर पे मैं इसको सम अप करते हुए कि कर्स ऑफ नॉलेज का आपकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या किरदार हो सकता है। ज़ाती ज़िंदगी में ये किरदार हो सकता है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट रुक जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं
स्किल डेवलपमेंट रुक जाती है ना आपको। इफ यू आर ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होके अगर आप किस चीज को सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपकी स्किल की कहाँ कमी है। अभी मैं अगर गुनगुनाऊं और मुझे तो ऐसे लगेगा कि कहीं नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ साथ ही हूँ, मुझे तो ऐसे ही लगेगा। अगर मुझे ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि खान साहब कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ, और ये जो बीच में समंदर हायल है इसके दरमियान में किस तरह मुझे चल के जाना है, ये तो बहुत लंबा सफर है। इसी तरह का हर तरह का, मतलब अगर अपनी हैंड राइटिंग बेहतर करना चाहता हूँ तो मुझे किसी खत्तात को देखना है, या मैं उसी को अगर आशश करता रहूंगा कि मैंने जो नून गन्ना डाला है तो ये किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं डाल सकता। सो ये इस तरह है, आपकी अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए भी कर्स ऑफ नॉलेज का बड़ा, उसको रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग जबरदस्त टॉपिक था और मुझे थोड़ा वेंट आउट करने का भी मौका मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया।